हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। और लेकर आए हैं आज हम, आपको दिख ही रहा होगा 1-1-11। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिंपल से टॉपिक उसी चैप्टर के जो हमारा चल रहा है, यानी कि एवोल्यूशन के। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये 3 टॉपिक जो इजी है, ज़्यादा कोई हेडेक वाली प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल से टॉपिक है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज इनको दे रखा है तो हमें पढ़ना है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। हालांकि इस पे कभी कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है और इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पढ़ना तो है ही। तो सबसे पहला है जैव विकास। अब क्या है ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, या क्वेश्चन आ भी जाए कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझाइए। अगर आप बुक में देखने जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ भी समझ नहीं आना है, क्योंकि वहां पे सब कुछ एक साथ दे रखा है। अभी क्या है, ये जो कहना चाह रहा है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, ये कहना चाह रहा है कि अभी तक हमने जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, जरा याद दिला दो मुझे। पहली हमने पढ़ा डार्विनवाद, जिनका ये मानना था कि क्या होता है, प्राकृतिक चयन होता है ना। शॉर्ट में हम उनकी थ्योरी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, या उत्तरजीविता, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। ठीक है। दूसरी हमने जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी लेमार्कवाद। ठीक है। अब फिर हम तीसरी थ्योरी एक और पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या है एनसीईआरटी की सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वो आएगी थ्योरी इसी में, जिसको हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद। जो ह्यूगो डी ब्रिज ने दी थी। ठीक है। ये 3-4 थ्योरी हमने पढ़ी, और भी है लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में इतने हैं इसलिए उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब थ्योरी को मिला जुला कर अब तक की जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है, हालांकि उत्परिवर्तनवाद भी कुछ हद तक सही है, लेमार्कवाद का तो खैर खंडन हो चुका है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को देखें, यानी कि जैव विकास को देखें, तो सबसे जो मेन फैक्टर है जो काम करता है वो है प्रकृति, कि प्रकृति किसका चयन करती है ना। ये सारी थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जीव है वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर वहां पे कोई चेंज हुआ और उसके चेंज करने से उसका रहना मुश्किल हो गया, तो वो अपने आप को क्या करेगा, अनुकूलित करेगा। और अगर वो अनुकूलन अच्छा है, उसे उस एनवायरमेंट में रहने के काबिल बना रहा है, तो प्रकृति क्या करेगी, उसको जिंदा रहने देगी। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति ने उस लक्षण का चयन कर लिया है, और फिर वो लक्षण वंशागत होकर क्या होता रहेगा, आगे से आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है। तो अभी तक जो हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि डार्विनवाद, यानी कि जो डार्विन का प्रकृतिवाद है, वो सबसे पहला और फेमस कारण है जैव विकास होने का। और हम देखते भी हैं, हमने जो विकास शो किया है वो ऐसा ही किया है कि जैसे जैसे जीवों को जरूरत लगी उन्होंने अपने आप में चेंज किया अपने वातावरण के हिसाब से, और फिर वो वंशागत होने लगा क्योंकि उनके लिए फायदेमंद था। इसको चीज को हम एक और तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा आपकी बुक में 2-4 लाइनें दे रखी है, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने एक प्रकार के सूक्ष्म जीव लिए, ए प्रकार के। ये ए प्रकार के जीव है, इनको जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर माध्यम की जरूरत होती है, एक विशेष माध्यम की जरूरत होती है। अब ये माध्यम क्या है, माध्यम वो जगह जहां पे ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे। अब बैक्टीरिया को किस में रखेंगे, हम किसी सॉल्यूशन में या संवर्धन माध्यम में रखेंगे, तो ये विशेष संवर्धन माध्यम में क्या रहता है, जिंदा रहते हैं। अब संवर्धन माध्यम में कई बार समझा चुकी हूँ कि क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जो किसी जीव के जिंदा रहने की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ऐसा मीडियम, उसको कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम कहते हैं। तो मान लो इसमें वो सब चीजें हैं जो ए को जिंदा रहने के लिए चाहिए। हमने क्या करा, इस संवर्धन माध्यम में कुछ चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया,
और परिवर्तन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इस संवर्धन माध्यम में, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हालांकि आपके बुक में कोई केमिकल का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक विशेष संवर्धन माध्यम में हमने कुछ चेंजेस कर दिया। तो हम हमारे समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक रसायन है जो बैक्टीरिया से या सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधकता प्रदान करता है। मतलब हमें कुछ जीव होते हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन में जिंदा नहीं रह पाते, ठीक है, तो हमने इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दिया और हम ये मान रहे हैं कि ये जो ए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ए है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को सहन नहीं कर पाता। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको चाहिए नहीं, इसको डर लगता है स्ट्रेप्टोमाइसिन से। हमने इस ए को लेकर इसमें डाल दिया। आओ तुम्हारा, वो कहते हैं ना भगवान जो है वो जो बुरे काम करते हैं उनको गरम गरम तेल में तलते हैं, यही ये बुरा बैक्टीरिया है। हमने इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम के एक केमिकल में डाल के तल रहे हैं, अब भजिए तल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको जिंदा रहना है, तो यही इसका आसपास का वातावरण अब इसके मुताबिक नहीं चल रहा, चेंज हो गया है। जब इसको कुछ दिनों तक रखा गया तो हमने देखा कि इसमें अभी भी बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं। मतलब हमें जब मान लो हमने कोई जब इसको देखा था तो हमें मान लो 2 mm का कोई गुच्छा दिखा था जब हमने इस बैक्टीरिया को रखा था। अब ये 2 mm का बैक्टीरिया 3 mm का हो गया, मतलब गांठ जैसा हो गया। वो कैसे बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं, ऐसे गुच्छों में ग्रो करते हैं। तो पहले वो 2 mm की गांठ जैसा हमें बंच दिख रहा था, अब 3 mm का लग गया। लेकिन हमारे मुताबिक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको पसंद ही नहीं है, फिर ये 3 mm का कैसे हो रहा। तो जब इसको देखा तो हमें पता चला कि इसके कुछ बैक्टीरिया ऐसे निकल गए जिन्होंने उस वातावरण में जिंदा रहने के लिए अपने आप में ऐसे चेंज कर दिए कि वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से अप्रभावित रहने लग गए। और उन बैक्टीरिया को अब हम क्या कह देते हैं, भाई ए बैक्टीरिया तो थे ही, अब हम उसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास कुछ बी बैक्टीरिया आ गए हैं जो ए बैक्टीरिया जैसे नहीं है। हालांकि अभी संख्या में ये कम ही होंगे, एकदम से इतनी इनकी संख्या नहीं बड़ी होगी, ठीक है। हमने ये 2 mm 3 mm जो है वो बस एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो अभी भी इसमें कुछ अलग टाइप के बैक्टीरियाज हमें दिखे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी ग्रो कर रहे थे। हमने तो एक ही डाले थे और अच्छे से चेक करके डाले थे, भाई ऐसा नहीं कि कोई लिया और डाल दिया। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो सब कुछ चेक करते हैं, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो आराम से मस्त ऐसे फ्लोट कर रहे थे, जैसे स्विमिंग पूल में फ्लोट करते हैं, हा स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला है आज, तो ऐसे ग्रो कर रहे थे। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो डार्विन कह रहे थे कि जब प्रकृति में कुछ चेंज होता है यानी विपरीत परिस्थितियां आती है तो कुछ जीव तो उसके साथ बह जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। जैसे ए के बहुत सारे बैक्टीरिया का राम राम सत्य हो गया। लेकिन कुछ जीव अपने आप में ऐसे अनुकूलन पैदा कर लेते हैं कि ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके, और वो हमारे पास निकल के आए हैं बी वाले। अब ये बी वाले क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं, बुक में आपके एक लाइन लिखी हुई है कि ए वाले सूक्ष्म जीवों की बजाय बी वाले सूक्ष्म जीवों का जीवन क्षमता या सरवाइव करने की क्षमता जो है वो क्या है, अधिक है, क्योंकि वो जिंदा रह रहे हैं। फिर इन्होंने सोचा यार हम क्या करें, ए वालों को और भी ऐसे बी वालों ने सोचा कि आपस में जनन करके और हम ऐसे और अगर जानवर पैदा कर ले तो फ्यूचर में कभी हमारे पास ऐसी स्ट्रेप्टोमाइसिन कोई आ जाएगा, छिड़क देगा, तो हम इसके लिए क्या हो जाएंगे, प्रतिरोधी हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको मच्छर वाली स्टोरी समझाई थी, ठीक है। वो आगे फिर आएगी कि मच्छर अब जो है मॉस्किटो से मरते नहीं है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये चालाक बन रहे हैं इंसान, हम ज्यादा चंटा चंटी करेंगे। उन्होंने अपने जीन्स में ऐसे वेरिएशन कर लिए हैं कि अब डीडीटी का उन पे कोई असर ही नहीं होता, उल्टा हमें डीडीटी नुकसान पहुंचाने लग गई है ना। अगर आपने खाद्य चक्र पढ़ा हो कभी किसी जमाने में 10th वगैरह में कि डीडीटी हमारे खेतों में डाली जाती है तो वो खाने में आकर हमें इकट्ठा हो रही है ना, नुकसान पहुंचा रही है, उनकी जगह हमें मारने की तैयारी हो रही है। चालाकी मतलब गेम जो है वो उल्टा हो चुका है। अब एक और टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में, विकास दर। वो टॉपिक वहां पे उसी से रिलेट करते हुए सारे टॉपिक। प्राकृतिक वर्ण जो है वो हम मानते हैं कि जैव विकास का मुख्य आधार रहा होगा,
ठीक है। सब थ्योरी में उत्परिवर्तन भी है, क्योंकि देखो हम उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या देते हैं अभी पढ़ेंगे, अचानक होने वाले। तो भाई ये बी वाले में ए वालों के बजाय कुछ अचानक ही परिवर्तन हुआ और जीन में हुआ, इसलिए हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं। लेकिन प्रकृति ने उसे सेलेक्ट किया, इसीलिए हम प्राकृतिक वर्ण कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, प्रकृति में। ठीक है, तो दोनों ही कुछ कुछ सही है। अब विकास की दर, कि भाई ये जैव विकास किस दर से हुआ होगा, तो वो बात तो हम कर चुके हैं कि भाई जब हम 20 मिलियन एगो पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति मान रहे हैं और 4 बिलियन एगो हम पृथ्वी मान रहे हैं, तो कितना बड़ा प्रोसेस है। और उसके बाद 2 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन बाद हम बोल रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति हुई, तो बहुत लंबा समय लग गया हमें जैव विकास में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो स्पीशीज विकसित हो रही है या जिसका विकास हो रहा है वो कैसी है, उसका जनन प्रोसेस कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कैसी है, ये सब डिपेंड करेगा कि एवोल्यूशन की रेट क्या होगी। जैसे विकास की दर अर्थात नए जीवन रूपों के प्रकट होने की दर जीवन चक्र की अवधि या जीवन अवधि पर निर्भर करती है। ये हमने जीवन अवधि पढ़ा हुआ है कि किसी के पूरे लाइफ साइकिल या जनन करने की जो प्रोसेस है कि वो कितना जनन करता है, कितने समय जिंदा रहता है, अपनी लाइफ में कितने बच्चे पैदा कर सकता है, ये सारी जो है ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसका विकास किस स्पीड से होगा। अब ह्यूमन्स है, आप एक जनरेशन में कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, है ना, कर तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट है कि अगर पुराने ज़माने में भी आप बात करें, आप बोलेंगे नहीं हमारे दादा परदादा के तो 10-10 बच्चे थे। अब ऐसा नहीं होता, उस टाइम होते थे, अब तो 1-2 मुश्किल से। और क्या है, अब हम थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हमको ये बात समझ में आ गई है कि एक्सेसिव रिप्रोडक्शन करना भी हमारी हेल्थ के लिए मीन्स फीमेल की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। पहले तो 10-10 बच्चे, कुछ की डेथ भी हो जाती थी, उससे बॉडी पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी जनरेशन में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा कर सकती हूँ। तो विकास की दर कितनी होगी, बहुत स्लो है भाई। मैं 2 पैदा करूंगी, आगे वाला फिर 2 पैदा करेगा, फिर 2 पैदा करेगा। इसी कंपैरिजन में आप बैक्टीरिया को लो, एक बार में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आपने वो, मैंने आपको इश्चेरिचिया कोलाई का बताया था ना कि 18 मिनट में डबल कर लेता है वो, 18 मिनट में। अगर 100 है तो 200, 200 है तो उससे डबल। तो स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव जिनमें तेजी से विभाजन होता है घंटों के अंदर गुणन द्वारा लाखों जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर इनमें कोई म्यूटेशन हुआ है, यानी इनमें कोई चेंज हुआ है, तो ये आसानी से उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित कर देंगे। जैसे इस बात को ऐसे समझो कि मान लो मुझ में कोई अच्छा चेंज हुआ है, तो मैं अपनी पीढ़ी में स्थानांतरण करूंगी उसको। तो मैंने अपनी पीढ़ी में स्थानांतरण किया, अब एक बार कर दिया, अब मेरी जो पीढ़ी है, मतलब मेरा जो बच्चा या बच्ची है, उसके जनन की क्षमता कब विकसित होगी, जब वो एडल्ट होगा। यानी कि 10-15 साल तो आप मान ही लो, है ना, वैसे शादी करते 25 साल, मतलब मेरे किसी अच्छी चीज़ को मेरे बच्चे को देने के बाद भी 25 साल तो भाई उसको जनन करने में लगेंगे। जब उसके बच्चा पैदा होगा तो 25 साल तो ऐसे ही निकल गए, फिर उसमें वो वेरिएशन थोड़ा सा और आएगा, फिर अगली पीढ़ी में थोड़ा सा। तो मतलब अगर मेरी जनरेशन से मेरे पर पोते में अगर कोई जीन अच्छा जाना है तो 50 साल तो मैं मानती हूँ। 25 साल तो मेरी बच्ची के, उसके फिर बच्चे हो गए उसके 25 साल, ऐसे करके 50 साल तो मिनिमम मैं मानती हूँ कि मैं अपने परपोते को मेरा कोई अच्छा जीन दे पाऊंगी। तो हमारा विकास तो भाई बहुत टाइम लगा देगा, इसीलिए हमें 100-200 करोड़ साल हो गए हैं विकसित होते हुए। लेकिन सूक्ष्म जीवों में भाई 1 घंटे में कितनी पीढ़ियां तैयार कर लेंगे वो। प्रकृति सर्वाधिक उपयुक्त जीवों की सम्मिष्टि अर्थात उपयुक्तता का वर्णन करती है। उसके बाद चेंज होने के बाद भी अगर मैं कोई अच्छा जीन दे रही हूँ, लेकिन वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको, वो प्रकृति उसको अगर चयन नहीं करे, उसकी फिटनेस नहीं देखे, प्रकृति को पसंद नहीं आए, प्रकृति और कुछ चेंज कर दे और फिर वो लक्षण उसके काम का नहीं रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका योगदान तो है, प्लस प्रकृति का भी योगदान रहेगा। यह उपयुक्तता केवल किसी पर्यावरण विशेष के लिए ही होती है। ठीक है, पर्यावरण तो मेन ही है, प्राकृतिक वर्ण कहता ही यही है कि एनवायरनमेंट ही बेस्ट है। इसीलिए कुछ मैमल्स हम जो यहाँ रह रहे हैं वो अलग दिखते हैं, और हमारे जैसे सेम स्पीशीज के इंसान जो फॉरेन में रह रहे हैं वो ज़्यादा गोरे, उनकी हाइट वाइट ज़्यादा है
है ना, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है। तो पर्यावरण डिसाइड करेगा। यह उपयुक्तता उन आनुवंशिक लक्षणों पर आधारित होती है जो वंशागत होते हैं, अर्जित नहीं। ठीक है, यह उपयुक्तता मतलब ये जो विकास की प्रक्रिया है ये किन लक्षणों पर जाएगी, सिर्फ आनुवंशिक। यानी कि अगर आप में कोई नया लक्षण आया है और उस लक्षण ने आपके जीन्स में चेंज किया है तभी वो दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अगर वो सिर्फ फिजिकल है कि जैसे मान लो आज मेरा कोई तीसरा हाथ निकल आए, है ना, लेकिन वो तीसरा हाथ जस्ट अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, किसी असामान्यता के कारण, अबनॉर्मलिटी के कारण आया है और जीन्स में चेंज नहीं हुआ है, तो ये दूसरी पीढ़ी में थोड़ी ना जाएगा, नहीं जाएगा। तो सिर्फ आनुवंशिक लक्षण ही आएंगे, ठीक है, पर आधारित होती है जो वंशागत होते हैं, न कि अर्जित। अर्जित मतलब वही कि मैंने अगर कुछ अर्जित किया, जैसे आज मैंने स्विमिंग सीखी है ना, मैंने वो उसकी प्रैक्टिस की है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, जो हम जन्म के बाद चीजें अर्जित करते हैं। कोई भी प्रैक्टिस है, जैसे आप अच्छा गिटार बजाते हो, क्या आपका जो बच्चा होगा वो जन्म से ही ऐसे नंग चालू हो जाएगा? नहीं, उसको सिखाओगे आप तब सीखेगा। तो अर्जित चीजें जो होती हैं वो क्या नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होती, है ना। अनुकूलित क्षमता वंशागत होती है जो अंत में जीव की उपयुक्तता के रूप में परिलक्षित हो जाती है। जो भी अनुकूलन क्षमता वंशागत होगी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, वही उसके लिए परिलक्षित हो जाती है, मतलब उसमें मिलने लग जाएगी और प्रकृति द्वारा चयन कर ली जाती है। अब डार्विन के विकासवाद के दो प्रमुख संकल्पनाएं थी। हम डार्विन का सिद्धांत पढ़ चुके हैं कि क्या डार्विन का सिद्धांत था, पर विकास यानी कि जैव विकास के मैनर में डार्विन ने कुछ बातें बोली थी। वो प्राकृतिक वर्णवाद वहां पे चला गया कि डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था, उसमें आपको ये इंक्लूड नहीं करना है। ये आप कहाँ इंक्लूड करेंगे, विकासवाद में, जो विकास की दर है, या अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैव विकासवाद को बताएं, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि डार्विन के विकासवाद की संकल्पनाएं बताएं, तब आप ये करेंगे। डार्विनवाद वाले में तो हमने जो पढ़ लिया कि डार्विन का क्या सिद्धांत था, उतना ही पढ़ना है, ये उसके आगे की कहानी है, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी हम प्राकृतिक वर्ण के टाइप भी पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में एक मस्त मस्त डायग्राम बने हुए हैं जिनके बारे में वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है, वो भी डार्विन के उस पे ही डिपेंडेंट है। पहला है शाखीय अवरोहण, जो आपकी बुक में बड़ा काला सा करके दे रखा है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है, हम उसको समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। और दूसरा है प्राकृतिक वर्ण, इसके अंतर्गत हम ये प्राकृतिक वर्ण के प्रकार भी पढ़ेंगे, और प्राकृतिक वर्ण को परिभाषा तो आपको पता ही है क्योंकि हमने डार्विनवाद में उसको देख रखी है, ठीक है। मैं फिर से कहूंगी, इसको आप डार्विनवाद के अंदर ले जाके नहीं जोड़ेंगे, ये अलग टॉपिक है। शाखीय अवरोहण किसको कहते हैं, भाई नाम से दिख रहा है, ब्रांच, मतलब कोई मेन चीज होगी उसकी ब्रांचेस निकली होगी। अब डार्विन का कहना है कि सब बातें सही है, आपका कोई लक्षण उत्पन्न हुआ, आपको प्रकृति ने चयन कर लिया, आपने उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित कर लिया और विकास हो गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो विकास है वो सीढ़ी की तरह चल रहा है, मतलब मेरे से, मैं हूं, मेरे से सीधा कोई नया जीव बन गया है, ऐसा नहीं है। मुझसे कुछ डिफरेंट टाइप के पहले जीव बनेंगे और वो कुछ नया जीव बनाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को कि क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, अभी एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, समझ में आ जाएगा आपको। मान लो ये कोई जीव है, मान लो ये गधा है, गधा, ठीक है, ये गधा है। ये गधे से डायरेक्ट कोई घोड़ा नहीं बनेगा और घोड़े से डायरेक्ट कोई गाय नहीं बन सकता। पहले क्या होगा, गधे से कुछ सिमिलर शाखाएं निकलेगी, मतलब गधे से थोड़े से वेरिएशन वाले कुछ कम गधे निकलेंगे, है ना, कम गधे निकलेंगे, फिर कुछ और कम गधे निकलेंगे, कम इन द सेंस ऑफ जिसमें गधे जैसे लक्षण कम हो, है ना। मतलब मान लो गधे की हाइट छोटी होती है तो उससे एक ऐसा गधा पैदा हुआ जो जनरली गधे की हाइट से बड़ा है। फिर 2-3 जनरेशन आई, उसके बाद कोई ऐसा गधा निकला जिसके सींग पैदा हो गए, है ना। फिर कोई ऐसा गधा निकला तो वो सींग वाला गधा एक घोड़ा बने,
ये सही नहीं है। हमारी शाखाएं निकलेगी और उन शाखाओं से कोई नया जीव बनेगा, ये कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि सीधे 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 बन गया, जैसे कि फिश से डायरेक्ट मेंढक बन गए, उसके बीच भी बहुत सारी चीजें बनी, इसीलिए हमें उनके कनेक्टिव लिंक्स मिलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, इसको पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, और अभी मैं मनुष्य का समझाऊंगी तो और समझ में आ जाएगा। शाखीय अवरोहण का अर्थ है कि विकास रूपांतरण के साथ अवतरण, डिसेंट होता है, ठीक है, मतलब फैलने वाला होता है, विथ मॉडिफिकेशन। एक वृक्ष के रूप में हुआ है, सीढ़ी के रूप में नहीं। मतलब एक मेन जीव होगा, उससे बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। यही तो हम कहते हैं विकास के लिए, कि पहले एक कोशिका बनी होगी, ठीक है, उस कोशिका से कुछ सिंगल सेल बन गए, कुछ मल्टी सेल बन गए, कुछ एम्फीबियंस बन गए, कुछ पॉलीफेरा बन गए, कुछ सिलेंट्रेटा बन गए। ऐसा हुआ है ना, हमारे पास सभी टाइप के जीव है। अगर हम कहते हैं कि भाई एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, तो गधे से घोड़ा बनने के बाद गधे का विनाश हो जाना चाहिए, घोड़े से गाय बनने के बाद घोड़े का विनाश हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सारी वैरायटी के जीव हैं। तो एक पेड़ की तरह है ये, न कि सीढ़ी की तरह, कि एक से पॉलीफेरा बने, पॉलीफेरा से सिलेंट्रेटा बने, सिलेंट्रेटा से ऑर्थोपोडा बने, या इकाइनोडर्मेटा बने, या प्लेटीहेल्मिन्थिस बने, और पॉलीफेरा अब है ही नहीं, सिलेंट्रेटा अब है ही नहीं, नीचे नीचे वाले गायब हो गए। ऐसा नहीं है, हम में क्या निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है, मतलब हमारे पूर्वज समान है, ये चीज हम कह रहे हैं, ठीक है। प्राचीन में समय में चारों वर्तमान कपियों, कपि मतलब मैं बता चुकी हूं ना, जिसको मैंने वानर लिखा था, एप्स, ठीक है, और मनुष्य के पूर्वज समान हैं। लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग कपियों के पूर्वज अलग अलग शाखाओं के रूप में विकास की शाखा बनाते रहे, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हम बंदरों से आए हैं, इट इज नॉट राइट। वो हम कह देते हैं कि हम बंदरों से आए हैं या हम वानरों से आए हैं, हम भी एक कोई पूर्वज रहा होगा हमारा कॉमन, उसी से बंदर बने हैं, उसी से इंसान बने हैं, उसी से वानर बने हैं, उसी से कपि बने हैं, ये कहना चाह रहा है। शाखाएं निकली हुई है। शाखित विकास यह भी स्पष्ट करता है कि कपि हमारे पूर्वज नहीं थे, ठीक है, वो हमारे एंसेस्टर नहीं है, वो भी एक हिस्सा है किसी पूर्वज का। बल्कि ऐसा कहना उचित है कि कपि और मनुष्य के पूर्वज समान हैं, ठीक है। हम भी वहीं से निकले हैं जहां से बंदर निकले हैं, हम बंदरों से निकले हैं, इट इज नॉट राइट, ठीक है। अभी आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कि बंदर भी उसी कोई पूर्वज रहा होगा मेन, उससे ही बंदर निकले, उससे ही कपि निकले, उससे ही चिंपांजी निकला, उससे ही गोरिल्ला निकला, राइट। इसकी मैं अभी आपको ब्रांच बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आपकी शायद बुक में नहीं बनी हुई है। चलो, जैसे कोई मेन पूर्वज रहा होगा हमारा, ये हमारा पूर्वज है। पूर्वज तो समझ गए ना, एंसेस्टर, जिससे हम बोल रहे हैं कि विकास शुरू हुआ हमारा, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो, हम बोल रहे हैं कि मैमेलिया जो है वो एविस से विकसित हुए हैं, तो कोई पक्षी रहा होगा। उससे क्या हुआ, पहले गिब्बन बने। ये मैं विकास बता रही हूँ आपको, मनुष्य की सीरीज बता रही हूँ। गिब्बन बने, गिब्बन से ही एक शाखा जब निकली तो औरंग उटान बने, फिर इन्हीं से कुछ और चेंजेस हुए तो फिर क्या निकला, गोरिल्ला बने। और गोरिल्ला से फिर कुछ वेरिएशन हुए इन्हीं पूर्वजों में। ऐसा नहीं कि गोरिल्ला से बच्चा जो जन्मा वो बना, इन्हीं पूर्वजों की जनरेशन से कुछ ऐसे चेंज हुए कि गोरिल्ला से हमें चिंपैंजी मिले, चिंपैंजी जो भी बोलो, ठीक है, चिंपैंजी, और फिर हम में मनुष्य विकसित हुए, ठीक है। और ये सब कपि हैं, ये भी बता देती हूँ, ये सब किसके मेंबर हैं, एप्स के। इसमें बंदर नहीं है, मंकी नहीं है इसमें कोई भी। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि बंदर से हम नहीं जन्मे, बंदर अलग होते हैं, कपि एप्स अलग होते हैं, मंकी और एप्स दोनों डिफरेंट है, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे, और वो भी कुछ ऐसे ही बंदरों जैसे। मानव का आपने देखा है, जैसे कि हमारी जो फ्रंट आपने देखा हो, है ना,
जो हमारी चैप्टर की स्क्रीन है उस पर लिखा बंदर ऐसा बना हुआ है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हुआ, फिर और खड़ा हुआ, फिर चलने लगा। तो ये जो है ऐप से हम विकसित हुए। सीरीज मैंने सही लिखी है जहाँ तक मुझे याद है, गिब्बन, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मनुष्य। हाँ ठीक है। और हम सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किससे शो करते हैं? चिंपैंजी से। ठीक है, हमने वो पढ़ा भी था कि हमें हीमोग्लोबिन जो है वो बीटा श्रृंखला और अमीनो एसिड की बीटा श्रृंखला जो है वो चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान से बहुत मिलती है। ठीक है, बंदरों से नहीं मिलती। तो आज से जो भी आपको कहता है कि हाँ हम बंदरों के पूर्वज हैं, नो, आप और बंदर एक किसी से निकले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक चयन की। ये अलग से टॉपिक है, अब मेरी बात को समझ लेना। अगर आपको डार्विनवाद पूछा जाएगा तो आप वही जो हमने वहां पे पढ़ा कि डार्विन ने क्या क्या थ्योरीज दी थी वो पढ़ लेंगे, वो टॉपिक हम करा चुके हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक वर्ण को समझाइए या प्राकृतिक वर्ण के जो है प्रकार बताइए, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ प्राकृतिक वर्ण पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये यहाँ पे जो लिखा है वो लिखना है, प्लस ये आप जरूर मेंशन करेंगे कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद को दिया था और उन्होंने उसके क्या क्या पॉइंट दिए थे कि पहले क्या होता है, अचानक प्रकृति में चेंज होता है जिससे जीव जो है अपने आप को अनुकूलित करते हैं। यह अनुकूलन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं और प्रकृति द्वारा चयन कर लिए जाते हैं जिससे नए जीव का विकास होता है। ये 4 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, वो आए भी थे अभी पिछली साइड पे। प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया है, ये डेफिनेशन है, जो किसी सम्मिष्टि के जैविक व अजैविक पर्यावरण के प्रति अनुकूलनों के रूप में परिलक्षित होती है। यानी कि किसी भी जीव या जैविक, दोनों जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक, अभी मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं समझा देती हूँ। बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, और एबायोटिक जो बायोटिक के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, जैसे हवा, पानी, जल, है ना, ये सब नॉन लिविंग है, बट इनके बिना हमारा पर्यावरण पूरा नहीं होता। अगर किसी ने पर्यावरण के 2 कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो उसमें जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स या बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स और एबायोटिक में सहायक चीज़ें यानी नॉन लिविंग थिंग, जैसे वही हवा, पानी, जल, है ना, पानी और जल तो एक ही होते हैं मैम, अच्छा, प्रकाश, ठीक है, मिट्टी, ये सारी चीज़ें। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके कारण कोई सम्मिष्टि, ये वर्ड आपको परेशान कर रहा है, मैं बता रही हूँ इसको, अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर रूप से अनुकूलित हो जाती है, प्राकृतिक वर्ण कहलाती है। कि सम्मिष्टि का इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉपुलेशन। क्या है पॉपुलेशन, इसको फिर से हम एक बार देखेंगे जब हम हार्डी-विंसबर्ग का नियम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझा देती हूँ। सम्मिष्टि क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी क्षेत्र में रहने वाली जाति का समूह। मान लो ये कोई जाति है, इंसानों की ही है, होमो सेपियंस है, ये सब, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जाति का समूह जो आपस में अंतः प्रजनन कर सकता है या इंटरब्रीड कर सकता है, वो क्या कहलाती है, सम्मिष्टि कहलाती है। 11th में इसकी परिभाषा आप पढ़ के आए हैं, और ये पढ़ के आए हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई है, इसलिए मुझे पता है कि 11th में है। ठीक है, चलिए, ये सम्मिष्टि होती है। अब एक बात, मेरी बात अभी से सुन लेना, ठीक है। सम्मिष्टि का मतलब ये नहीं कि राजस्थान में जो जाति का समूह रह रहा है वो यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। गुजरात में जो इंसानों का समूह रह रहा है वो भी पॉपुलेशन है, तो वो भी आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब अंतर्जनन कर सकते हैं। हम राजस्थान में रह रहे हैं, हम भी आपस में जनन कर सकते हैं, तो हम एक सम्मिष्टि हैं, वो एक सम्मिष्टि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे जनन नहीं कर सकते, क्योंकि है तो वो हमारी स्पीशीज के ही। हम चाहे तो राजस्थान क्या, बिहार, पटना, सब जगह शादी करके जनन कर सकते हैं। इस बात को समझ लेना। तो इसको क्या बोलते हैं, सम्मिष्टि या पॉपुलेशन। ये फिर से आएगा, ये जो मैं बता रही हूं ना, इनको जरा ध्यान से देखते जाओ, अभी ये आगे बहुत आने वाली है, ठीक है। पॉपुलेशन समझ गए ना,
फिर से बता देती हूँ, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जाति का समूह जो अंतः प्रजनन कर सकता है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाती है। इंसानों की अलग पॉपुलेशन होगी। अभी मैं बोलूँ मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्रीज की जितनी भी जाति, एक जाति वाले है ना, एक जाति वाले जितने भी मैंगो ट्रीज हैं जो आपस में जनन कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? उसकी समष्टि होगी। ठीक है। कुत्ता बोलूं, कुत्ते की कोई एक ब्रीड जो आपस में जनन कर सकती है तो उसकी वो हो गई। अब कुत्ते की एक ब्रीड दूसरी ब्रीड अलग हो जाएगी क्योंकि वो आपस में जनन नहीं कर सकती, उसका पॉपुलेशन अलग रहेगा, उसका अलग। जैसे मैं जर्मन शेपर्ड की बात करूं तो सारे जर्मन शेपर्ड एक स्पीशीज के हैं, जनन कर सकते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन है। इसी तरह मैं डॉबरमैन की बात करूं जो कुत्ते की एक प्रजाति है, या पग, वो जो पग आता है उसकी बात करूं, है ना, तो वो वोडाफोन वाला कुत्ता आता है उसकी बात करूं, तो उसके आपस में जितने कुत्ते होंगे, है ना, डॉग्स होंगे, वो उनकी एक जाति है, वो आपस में जनन कर सकते हैं, तो उनकी एक पॉपुलेशन है। अब ये दो पॉपुलेशन आपस में जनन कर भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। जैसे अगर जर्मन शेपर्ड है उसकी जाति अलग है, पब है उसकी जाति अलग है, तो ये तो आपस में पॉपुलेशन होके भी जनन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंसान है, इस जगह पे राजस्थान, जैसे कि मैंने राजस्थान में इंसान की स्पीशीज है और गुजरात में इंसान की स्पीशीज है, तो वहां की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन जनन कर सकती है क्योंकि हम एक जाति के हैं। ठीक है, बात समझ में आई? जाति है मेन, इंटरजनन पॉसिबल है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। तो ये है, नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसका प्रकार पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ पॉसिबल नहीं था, वो दिया हुआ है, वही हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं कि कैसे जैसे वो दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। चलो अब बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक और आपकी बुक में दे रखा है, समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बस कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे ये देख लो। जैव विकास एक प्रक्रिया या प्रक्रिया का परिणाम, कि हम कह रहे हैं जैव विकास हुआ है, ठीक है, कंफर्म हो चुका है, हमने इतने एविडेंस देख लिए, लेकिन जैव विकास की अभी भी हमारे पास कोई पूरी प्रक्रिया नहीं है, हम आधा आधा ही जानते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एविडेंस है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या जैव विकास एक प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है, या किसी प्रक्रिया का परिणाम है। हालांकि ये बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है समझने के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत शौक होता है अंदर घोद के पूछने का, उस टाइप का। तो ये कह रहा है कि क्या जैव एवोल्यूशन जो है, जैव विकास जो है, वो एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। कैसा सवाल है, नहीं? लिख लेना इसको, आ जाए तो 1-2 नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा तो भी, ठीक है। जब हम एक विश्व की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास को एक प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है। जब हम पूरे वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, उसकी अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि ये जो है जैव विकास एक प्रक्रिया के थ्रू हुआ है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई पहले बिग बैंग हुआ होगा, बिग बैंग से अर्थ बनी होगी, अर्थ से कोई जीव बना होगा, फिर उस जीव में विकास हुआ होगा। तो ये हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है। जैसे पृष्ठवंशी यानी कि वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कि मछलियों से स्तनी तक के सफर की प्रक्रिया, बीजीय पौधों के विकास की प्रक्रिया आदि। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, वही जो मैंने अभी कहा कि जब हम पढ़ते हैं कि इंसान कहाँ से आए तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो नॉन कॉर्डेटा थे। नॉन कॉर्डेटा में वही पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना, स्केल्मिन्थेस, और ये सारा प्रोसेस चला। फिर धीरे धीरे उनसे कॉर्डेटा बने जिसमें मछलियाँ आई, मछलियों से फिर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स से फिर एविज आए और एविज से फिर मैमेलिया आए, है ना। ये प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये प्रोसेस है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती रही। और बीजीय पादपों में भी अगर 11th का थोड़ी सी बॉटनी याद आ रही हो तो बॉटनी में हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे पहले शैवाल बने होंगे, शैवाल से ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बने, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बने। ये कहानी हम बोलते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जैव विकास क्या रहा होगा, एक प्रोसेस रहा होगा या प्रक्रिया है। लेकिन जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं कि जीव कैसे उत्पन्न हुए, तब हम विकास को प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के परिणाम के रूप में देखते हैं। हम ये बात कह चुके हैं अभी भी कि हम बोल रहे हैं कि जो भी विकास हुआ है, जैव विकास, उसका मेन जो योगदान है वो प्रकृति का रहा है, और प्रकृति जिसको चयन करती है वही आगे तक जाता है।
ठीक है, हम अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं मान सके, भाई कंफ्यूजन में ही है हम, ये जो सवाल है ये अभी भी सवाल है। ठीक है, मान सकते हैं कि विकास व प्राकृतिकवरण को प्रक्रिया माने या किसी अज्ञात प्रक्रिया का परिणाम माने। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि हम जो प्रक्रिया बता रहे हैं, जो प्रोसेस बता रहे हैं, हमारे सबूतों के हिसाब से, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जो है वो ये कंफर्म कर चुकी है कि जैव विकास जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है। लेकिन अभी भी हमें पूरी जानकारी तो नहीं है। हम मान रहे हैं कि प्रक्रिया, लेकिन हो सकता है कि ये किसी अज्ञात प्रक्रिया जो हमें पता ही नहीं है उसका परिणाम हो, यानी कि उसका रिजल्ट रहा होगा। हम तो हमारे अजम्पशन लगा रहे हैं कि हाँ हमारे पास प्रूफ है, ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, लेकिन सच तो किसको पता, वो तो अपने आप ही हुआ है, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, बिग बैंग हुआ है या नहीं ये कोई नहीं बता सकता, हम तो सबूतों के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, अंत विकास, जैसे वो बोलते हैं ना, चश्मदीद गवाह नहीं है हमारे पास कि विकास हुआ है या नहीं, हमारे पास सिर्फ सबूत है, कोई आई विटनेस नहीं है जिसने खून होते हुए देखा। ठीक है, चलिए, तो विकास एक प्रक्रिया भी है और उसका परिणाम भी है कि ये कोई साजिश थी जिसके तहत जैव विकास हुआ है या अचानक ही किसी परिणाम की वजह से कोई एक्सीडेंटल मर्डर हो चुका है। ठीक है, समझ गए होंगे अब तो आप इस बात को। चलिए, तो यही आपको लिखना है, आप भी यही लिखेंगे, ये 2-4 लाइनें लिख के बोल देंगे कि अभी भी हम यही मानते हैं कि या तो ये प्रक्रिया रही होगी या विकास। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपके आधार पर क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमने जितने एविडेंस देखे हैं, यानी कि जितने जैव विकास के प्रमाण देखे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, और उसमें प्राकृतिकवरण का योगदान रहेगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिकवरण के प्रकार पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो घिच-पिच से डायग्राम दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे चिल्ला चिल्ला कर, वो हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक मिलते रहिए, इसी तरह विकास को देखते रहिए, क्योंकि देश में विकास हो ना हो, हम तो एवोल्यूशन कर ही देंगे।